411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे क्या करे वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये। दोस्तों बात बहुत सीधी सी, जब कोई नेता कांग्रेस में रहता है तो उसके पीछे हजारों केस, हजारों भ्रष्टाचार का केस लगाया जाता है, लेकिन वही नेता जब बीजेपी में आता है तो वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है, भ्रष्ट मुक्त हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, धुलाई वॉशिंग मशीन, तो वही हो रहा है कि जब कोई नेता कांग्रेस में है तो वो बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी, और वही नेता अगर कांग्रेस से हट के बीजेपी में आ जाए तो वो नेता बिल्कुल धुला हो जाए, उसकी धुल जाता है, उसके ऊपर सारे आरोप हटा दिए जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का अन्याय है। अखबारों में कुछ छपी रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप अपने वीडियो स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस जो है पहले कितना, कांग्रेस के नेता कितने भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने कितना कितना घोटाला किया। बाद में वही जब नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले जाते हैं तो उनके सारे ऊपर सारे आरोप हटा लिए जाते हैं। तो ये जो है सरकार का पावर का खेल नहीं तो और क्या है। दोस्तों जैसा कि एक रिपोर्ट में आया हुआ है कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि एक जब कांग्रेस के नेता कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि आर्थिक अपराध शाखा ने जनवरी 2021 में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। इसके 1.5 साल बाद वे शिंदे के साथ एनडीए में शामिल हो गए। 8 महीने बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। दूसरी रिपोर्ट ये है कि 2012 में जब ये मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब पुलिस ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस बनाया था। ये तब की बात है, ये जब सारे नेता कांग्रेस में थे। अब ये सारे नेता बीजेपी में हैं क्योंकि इनको अपना अपना केस बचाना, ये केस से डर रहे हैं। 2015 में चार्जशीट दायर, 95 करोड़ की संपत्ति में से 18 करोड़ की संपत्ति आय से अधिक है। ये भी एक रिपोर्ट छपी हुई कृपा शंकर सिंह के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा खेल केस का है। नेता जो है वो डर जाते हैं केस से कि कहीं ना मेरे ऊपर केस हो जाए और मैं जेल चला जाऊं। बात सीधी सी है, जो पावर में है उसको पावर में है तो वो अपना पावर का इस्तेमाल करेगा ही। सितंबर 2019 में कृपा शंकर कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, 2 साल बाद भाजपा में शामिल हो जाते हैं। क्यों भाई? तो उनके खिलाफ केस है, वो डरते हैं कि कहीं ना मैं अगर केस नहीं शामिल। आप ये मोदी जी की एक वीडियो देखिए। मोदी जी उस वीडियो में इस रैली में बता रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरा मोदी जी से एक विनम्र बहुत ही सवाल है, बहुत ही रिक्वेस्ट वाला सवाल है कि मोदी जी आप ये बताइए कि आपकी पार्टी में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो कांग्रेस या दूसरी पार्टी से छोड़ के चले आ रहे हैं बीजेपी में, और आप अपने इलेक्शन आप रैली में बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए, जेल के अंदर होनी चाहिए। जब आपको भ्रष्टाचारियों से इतना ही नफरत है, इतनी ही घृणा है, तो फिर वो सारे नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? आप अपनी खुद की रैली याद कीजिए। आपने जो रैली में जनता के सामने बोला था, उस रैली में आपने बोला था कि क्या भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है कि फिर भ्रष्टाचारी जब हैं तो फिर वो हमेशा के लिए रहेंगे, ठीक है? तो फिर आप वो भ्रष्टाचारी नेता को अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मोदी जी का ये भाषण। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए,
भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी ने आरोप लगाया था प्रफुल्ल पटेल पे, वो जब वो कांग्रेस में शामिल थे। और उन्होंने एक होर्डिंग भी बनाई थी, ठीक है। होर्डिंग में यही लिखा होता है 140 करोड़ का घोटाला, 70 करोड़ से बढ़ के कुछ दिन के बाद 140 करोड़ का घोटाला हो गया था। अब ये सारे नेता बीजेपी से कांग्रेस से हट के बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये तब की बात है जब बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर वार किया था, पलटवार किया था और उनके नेता को ये भ्रष्टाचारी बताया था। आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी हैं वो सारे भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचाना चाहिए, उनके सलाखों के अंदर होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ये भूल गए कि क्यों वही नेता जब बीजेपी में शामिल हो गए तो वो तो भ्रष्टाचारी पहले भी थे और अभी भी रहेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी अपनी पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को शामिल कर रही है, चाहे वो कांग्रेस से हो या किसी दूसरी पार्टी से हो। अगर आपको नेता ही शामिल करना तो ऐसे नेता शामिल कीजिए जो ईमानदार। आप देख सकते हैं राजीव प्रताप रूडी जो कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं, हो सकता है अभी वो कोई मंत्री ना हो, लेकिन 2011 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने पी चिदम्बरम जो कि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके ऊपर बहुत सारे गहरे आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप एयर इंडिया को लेकर कि एयर इंडिया में विमानों की खरीदारी को लेकर भ्रष्टाचार हुआ। आप अपने वीडियो पे आप अपने स्क्रीन पे ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें प्रताप रूडी जो है चिदम्बरम साहब को, जो उस टाइम 2011 में कांग्रेस के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और मैं आज आपको एक कागज भी सर्कुलेट करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी तय करनी है। और मैं अपने मित्र श्रीकांत जी से कहूंगा कि जो वो अंतिम निर्णय था, हम जानते हैं कि शुरू में ये तय हुआ था कि एयर इंडिया के लिए 18 विमान खरीदे जाएंगे 2004 में, जिसमें 18 छोटे विमान और 10 मीडियम कैपेसिटी के विमान खरीदे जाने थे 2004 में। और ठीक एक वर्ष के भीतर ये 28 की संख्या बढ़ करके, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि एक वर्ष के भीतर 28 की संख्या बढ़ करके 68 हो गई। और उसमें 53 विमान फर्म बेसिस पर, जो बहुत महत्व रखता है क्रय के लिए, और 15 विमान खरीदे जाने थे ऑप्शनल बेसिस पर। किस आधार पर एक समिति ने, और वो समिति किसकी अध्यक्षता में थी वो मैं बताना चाहूंगा। ये समिति जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, दिस वाज हेडेड बाय मिस्टर चिदम्बरम देन एज द फाइनेंस मिनिस्टर। और मैं आपको ये आज प्रधानमंत्री कार्यालय का एक पत्र जिसमें उन्होंने भी इसे अनुमोदित किया है और उसके साथ पूरे उस बैठक के मिनट्स, और मैंने उसके नीचे जो एक सेंटेंस है मात्र, एयर इंडिया विल प्लेस द एंटायर ऑर्डर फॉर 68 एयरक्राफ्ट विथ बोइंग ऑन फर्म बेसिस। इन व्हाट कैपेसिटी डिड द EGOM have the authority to increase the vendor's order, to give the entire order A, to take the numbers from 28 to 68, B, to confirm what was proposed by Air India as an optional basis. ये एक बड़ा सवाल है जिसमें, और इसमें चिदम्बरम साहब का हस्ताक्षर है और चिदम्बरम साहब और प्रधानमंत्री जी की सहमति है। कहीं ना कहीं इस बात का जवाब चिदम्बरम साहब को भी देना पड़ेगा कि आखिर में यह निर्णय किस प्रकार से हुआ, क्योंकि एयर इंडिया ने इतने विमानों की खरीदारी की मांग नहीं की थी। सीएजी ने मुख्य तौर पर अपने प्रतिवेदन में 3 विषय कहे। एक, उन्होंने टिप्पणी की है मर्जर पर, जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया गया
उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किस आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया जाए, आज तक किसी को नहीं समझ में आया। दूसरा विषय जो सीएजी ने उठाया है वो है कि आखिर इतने बड़ी संख्या में विमानों की खरीद क्यों की गई, जब सबको पता था कि इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। तो आखिर में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया मिलाकर के लगभग 125-15 जहाज़ों की क्रय क्यों की गई। और मैं फिर आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जो इंडियन एयरलाइंस का परचेज था, जो अर्स्टवाइल इंडियन एयरलाइंस, उस परचेज की कीमत मात्र 8,000 करोड़ थी, और जो एयर इंडिया का था जिसे 28 से बढ़ा के 68 किया गया, इसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपया था। तो ये भी अपने आप में है। उसमें यह भी टिप्पणी की गई है कि आखिर आधार क्या था कि जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज किया जाना था तो वैसे स्थिति में दोनों कंपनियों के विमान अलग अलग क्यों खरीदे गए, इसके भी सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया है। ऐसा क्यों है जब पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है तो कांग्रेस और उसके साथी आतंकियों का बचाव करने लगते हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के घाव कभी भी मुंबई भूल नहीं सकता, महाराष्ट्र भूल नहीं सकता, हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ उस समय की सरकारों ने कोई न्याय नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुलकर के सामने आने लगी है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे। व्यापार, कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। मैं आज मुंबई के इस मंच से आप पूरे महाराष्ट्र के लोगों को आग्रह करूंगा, इन लोगों को पहचानिए, इनके दलों से सावधान रहिए। कोयला घोटाले में आपका नाम ले रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? कोई बात नहीं, ऐसा है जी, ये राजनीति में जो है लोगों को जो है हर तरह के सवाल पूछने का हक है उनका। आप लोगों का, जितने आप हमारे पत्रकार भाई हो, बहनें हैं, आप लोगों का पूरा हक है कि जो भी मन में आप लोगों के सवाल आए तो वो आप लोग जो है, आपका पूरा हक है, आप पूछ सकते हो। और मेरे पास जो है, मैं सब कुछ जो है खुली तरह से, मेरा जो जीवन है एक खुली किताब है, तो सब लोग जो है जानते हैं, आप सब पहचानते हो कि किसके मन में क्या है क्या नहीं है। हम बहुत ही सीधे साधे लोग हैं और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, बाबूजी ने मेहनत की, हम सब ने भाइयों ने बहुत मेहनत की है और पूरे देश के अंदर आज जो है बहुत से कारखाने लगाए हैं जहाँ पर लाखों लोग रोज़गार पा रहे हैं। सरकार को जो है पिछले 20 वर्षों के अंदर लाखों करोड़ का हमने जो है टैक्स पे किया है। तो देश के निर्माण के अंदर जो है हरियाणा की भूमि से जन्म लेकर के हमने देश के लिए हमने बहुत काम किया है, हर क्षेत्र के अंदर काम किया है। तो इसलिए कोई भी जो काम करता है, कोई भी कई बार जो है कोई बातें उठा देते हैं, लेकिन अंत में जो है सच्चाई जो है सबके सामने आती है। तो मैं समझता हूँ कि सच्चाई जो है वो अब सबके सामने है। 10 साल से ज़्यादा हो गया। आरोप तो आप किसी के ऊपर कोई भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास है और अंत में जो है मैं समझता हूँ कि सब कुछ जो है ये लोगों को साफ हो जाएगा कि आपका, उनका भाई, उनका बेटा जो है बिल्कुल सही है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपने पहले वीडियो में, इसी वीडियो के पहले हिस्से में बताया था कि बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोला जाता है, जहां पे जो भी दूसरे पार्टी के भ्रष्ट नेता हैं वो जब बीजेपी में आते हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। जैसे कोई गंदा कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद साफ सुथरा हो जाता है, उसी तरह से वो बीजेपी जो वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वॉशिंग मशीन रखा गया है और उस वॉशिंग मशीन में एक गंदा कपड़ा डाला गया। और जब गंदे कपड़े को वॉशिंग मशीन में धुल के निकाला गया तो उसमें क्या था, वो कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, और उसमें बीजेपी लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस के नेता जो है इस तरह के बात मतलब बीजेपी के बारे में बोलते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। दूसरे पार्टी के जो भी नेता हैं वो चोर हैं, भ्रष्ट हैं,
बट वही नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरे और नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया बीजेपी का कैसा खेल है, आखिर बीजेपी चाहती क्या। आप अपने वीडियो पे ये देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। पढ़िए इस पे क्या लिखा है भाई, उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी, अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। देखना क्या बोल रहा है, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट है। देख लिया आपने। दोस्तों मैं आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय, अपनी सजेशन, अपनी कमेंट जो भी हैं इस वीडियो में मतलब कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ और सुधार चाहिए था या कुछ मुझसे आप सजेशन चाहते हैं, आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट दूर कुछ करूँगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाबा, और आप अपना पूरा ख्याल रखिए।